जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 को ऑलरेडी देख रखा है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि एन ऑब्जेक्ट एक्स sinks in a liquid P and Q but floats in liquid R. Which of the following conclusions can be made from these observations? कह रहा है कि एक वस्तु X द्रव P और Q में डूब जाती है, लेकिन द्रव R में क्या होता है दोस्तों, यह तैरता रहता है। इन परीक्षणों से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? तो याद रखना है दोस्तों कि कोई भी वस्तु किसी द्रव में कब डूबता है, जब उसका डेंसिटी यानी घनत्व उस द्रव की डेंसिटी से क्या होता है, हाई होता है। यानी अगर हम X की बात करें तो X का जो डेंसिटी होगा P और Q के डेंसिटी से क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्यादा होगा, तभी यह क्या होगा, P और Q में डूब जाएगा। लेकिन R में वो कब फ्लोट करेगा दोस्तों, कि जब X का जो डेंसिटी है R के डेंसिटी से क्या रहेगा, लिक्विड जो R है उसके डेंसिटी से यानी घनत्व से कम रहेगा, तब वह उस पर क्या करेगी, तैरेगी। याद रखना है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डेंसिटी ऑफ एक्स इज मोर देन डेंसिटी ऑफ पी। तो यह बिल्कुल सही है कि एक्स का जो घनत्व होगा पी के घनत्व से अधिक होगा, तभी वह क्या करेगा, पी पर तैरेगा। दूसरा है कि एक्स का घनत्व आर के घनत्व से निम्न होगा। बिल्कुल सही है कि अगर एक्स का घनत्व आर के घनत्व से कम होगा तब वह क्या करेगा, उस पर तैरेगा। याद रखेंगे। फिर है पी का घनत्व आर के घनत्व के बराबर होगा। तो ये गलत है दोस्तों कि पी का घनत्व आर के घनत्व के बराबर नहीं होगा। क्या होगा, डेंसिटी ऑफ पी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ आर। ये बिल्कुल सही है कि पी का जो घनत्व होगा आर के घनत्व से क्या होगा, कम होगा। ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी। तो किस ऑप्शन में है, तो यह है ऑप्शन बी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैट सोल्यूबल विटामिन इज नेसेसरी फॉर गुड स्किन। अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो याद रखना है कि अच्छी त्वचा के लिए कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है, तो वह होता है विटामिन ए। और भी कौन कौन वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो याद रखना है ए डी ई के, ये जो होता है वसा में घुलनशील होता है। और विटामिन बी सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कि आफ्टर रेन इम्प्यूरिटीज एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स सेटल डाउन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। वर्षा के उपरांत अशुद्धियां और निलंबन कण नीचे बैठ जाते हैं, निम्न में से कौन सा प्रक्रम इसके लिए उत्तरदायी होता है? तो याद रखना है सेडिमेंटेशन जो होता है इसके लिए उत्तरदायी होता है, यानी अवसादन जो है इसके लिए उत्तरदायी होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। निम्न में से कौन सा कथन सही है? केमिकल चेंजेस आर यूजुअली इरिवर्सिबल, यानी रासायनिक परिवर्तन प्रायः अनुत्क्रमणीय होता है। बिल्कुल सही है कि रासायनिक जो परिवर्तन होता है वह इरिवर्सिबल होता है, यानी अनुत्क्रमणीय होता है। दूसरा है कि इन अ फिजिकल चेंज देयर इज ऑलवेज चेंज इन स्टेट। भौतिक परिवर्तन में सर्वदा जो होता है अवस्था में परिवर्तन होता है। तो 4 की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह गलत है कि भौतिक परिवर्तन में हमेशा जो होता है अवस्था में चेंजिंग होता है, ऐसा नहीं होता है हमेशा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सत्य है किंतु आर क्या है, यानी बी क्या है दोस्तों, गलत है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डू नॉट हेल्प हाइड्रोफाइट टू स्टे द फ्लोट इन वाटर। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण जल वनस्पति को जल में तैरते रहने में मदद नहीं करते हैं? पहला है कि द स्टॉक्स एंड स्टेम हैव लार्ज ट्यूनल्स। वृंतों एवं तनों में वृहत नलियां होती है, इसके कारण जो है जलीय जो वनस्पति है वह जल में तैरते रहती है। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है, ऐसा नहीं होता है। लिप्स हैव वैक्सी कोटिंग, पतियों पर मोम की परत होती है, इसके कारण ऐसा होता है। तो यह भी जो है दोस्तों यह बिल्कुल सही है कि पतियों पर मोम की परत होती है जिसके कारण वह जल में तैरती है। ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत नहीं है दोस्तों। फिर है कि लार्ज सर्कुलर जो डिस्क है शेप्ड लिप, पतियां बड़ी गोल चक्रिका के आकार की होती है। तो यह जो है दोस्तों यह भी गलत है। यह जो है यह गलत है कि जो लार्ज सर्कुलर डिस्क शेप्ड लिप्स होते हैं यानी पत्तियां बड़ी गोल चक्रिका के आकार की होती है, इसके कारण वो पानी में तैरती रहती है। तो यह भी जो है दोस्तों यह जो है गलत दिया गया है, ये भी नहीं होगा।
डी की अगर हम बात करें कि फिंगर लाइक एंड रिबन लाइक लिप्स एंड स्टीम, यानी पत्तियां और तना उंगली नुमा जैसे और फीते जैसे होती हैं। यह भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों कि जल में अगर कोई जलीय वनस्पति तैर रहा है तो उसके लिए ये दो कारण इंपॉर्टेंट है कि पत्तियों पर मोम की परत होती है, यह सही है। और जो है दोस्तों पतिया और तना उंगली नुमा जैसे फीते उंगली नुमा जैसे और फीते जैसे होते हैं, यह भी स्टेटमेंट जो है सही है, मदद करते हैं उनको जल में तैरने के लिए। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमसे गलत पूछा जा रहा था तो ए और सी ये इसमें गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन वाइल स्टोरिंग बार मैग्नेट। बोल रहा है कि छड़ चुंबक का भंडारण करते हुए निम्न में से कौन सी सावधानियां लेनी होती है। पहला कि बार मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड इन पेयर सच दैट लाइक पोल्स आर ऑन द सेम साइड। छड़ चुंबकों को युग में इस प्रकार भंडारित करना चाहिए कि उनके सजातीय ध्रुव एक ही ओर हो। तो यही होता है दोस्तों कि छड़ चुंबकों को भंडारण करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो सजातीय ध्रुव है यानी सेम पोल हो, सेम जो पोल है दोस्तों वो एक साइड होना चाहिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक्स इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, इट सीक्रेट्स वाई विच स्टोर्ड इन जेड, एक्स वाई एंड जेड आर रिस्पेक्टिवली। हमारे शरीर में एक्स जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह वाई का स्राव करती है जो जेड में भंडारित होता है। एक्स वाई जेड क्रमशः है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वह है लीवर। और लीवर जो है दोस्तों बाइल जूस सिक्रेट करती है यानी स्रावित करती है। और यह जो बाइल जूस है दोस्तों कहाँ स्टोर्ड होता है, यह होता है गाल ब्लाडर में यानी पित्ताशय में। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड सवाल है यहाँ पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण की पद्धति और ऑर्गेनिज्म उससे जीव कौन कौन से संबंधित हैं। तो ऑटोट्रॉपिक की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक यानी स्वपोषी कौन होता है, तो यह जो शैवाल जो होता है वो कैसा होता है, स्वपोषी होता है। होलोजोइक की बात करें यानी प्राणी संभोजी तो वह कौन होता है, वह अमीबा होता है। पैरासाइट यानी परजीवी की बात करें तो वह कौन होता है, तो यह होता है कस्कुटा यानी अमरबेल होता है। और सेप्रोफाइटस की अगर हम बात करें यानी मृत जीवी की बात करें तो यह कौन होता है, तो यह होता है छत्रक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा है ना, बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा सी का हो जाएगा हमारा कितना, सी का हो जाएगा 4 और डी का कितना होगा, डी का होगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 2 4 1 यानी 3 2 4 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 3 4 2 3 2 4 1 3 2 4 1 किसमें, तो यह है ऑप्शन ए में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी बनकर क्या हमें दे रहा है सी। व्हाट कैन यू से श्योरली अबाउट नेचर ऑफ ए बी एंड सी। रासायनिक अभिक्रिया ये दिया गया है, में ए बी और सी की प्रकृति के विषय में आप निश्चित रूप से क्या कह सकते हैं। तो आप इसके विषय में क्या कहा जा सकता है, इसके विषय में कहा जा सकता है क्या दोस्तों कि ए और बी तत्व या यौगिक हैं, सी एक क्या है, यौगिक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फैक्टर ऑन विच द शैडो फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट डिपेंडेंट इज। वह कारक जिस पर किसी वस्तु के प्रतिबिंब यानी परछाई का निर्माण निर्भर नहीं है वह है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कौन सा वह कारक है, वह है वस्तु का रंग। वस्तु का रंग से परछाई का कोई लेना देना यानी प्रतिबिंब का कोई लेना देना नहीं होता है दोस्तों, ये याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा डी। वस्तु का आकार प्रतिबिंब के लिए जिम्मेवार होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश के स्रोत से वस्तु की दूरी यह भी प्रतिबिंब के निर्माण में जिम्मेवार होता है। और प्रकाश के स्रोत के सापेक्ष वस्तु की स्थिति यह भी जो होता है दोस्तों प्रतिबिंब का बनना इस पर भी क्या करता है, निर्भर करता है। नहीं निर्भर करता है तो क्या नहीं निर्भर करता है, कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का रंग नहीं निर्भर करता है। नेक्स्ट है ए बी सी एंड डी आर इंडिकेटर विच गिव द फॉलोइंग चेंजेस इन एसिड एंड बेस। आइडेंटिफाइंग देम ए बी आइडेंटिफाइंग यानी पहचानना है कि अगर ए बी सी और डी सूचक हैं तो अम्लों और क्षारकों में निम्न प्रतिवर्तन देते हैं। ए है इंडिकेटर रंग परिवर्तन, कलर चेंज, अम्ल में रंग परिवर्तन, और ये क्षारक में रंग परिवर्तन। कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है अम्ल में रंग परिवर्तन। फिर है यहाँ पे लाल भूरा यानी रेडिश ब्राउन, क्षारक में रंग परिवर्तन। बी में है रंगहीन हो जा रहा है। सी जो क्या है तो यह सी
सी जो है लाल हो जा रहा है। अम्ल में अगर हम देखें तो अम्ल में रंग परिवर्तन के विषय में। फिर डी में क्या है, गहरा गुलाबी हो जा रहा है। तो अगर हम इसका राइट आंसर देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी। डी क्या है, टर्मरिक है। बी क्या है, फेनोप्थेलिन है। और सी क्या है, रेड लिटमस है। और डी क्या है, चाइना रोज है। ठीक है, तो ये हो गया कि अगर हम टर्मरिक को अगर अम्ल की अगर बूंद टर्मरिक पर गिराएं तो उस पर क्या होगा, कोई परिवर्तन देखने को आपको नहीं मिलेगा हल्दी पर। लेकिन अगर टर्मरिक का जो एक दो बूंद जो है, टर्मरिक पर क्षारक का अगर एक दो बूंद गिराएं तो वो कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या था, रंगहीन। रंगहीन कौन होगा, तो फेनोप्थलीन। तो अगर फेनोप्थलीन को अगर हम एसिड में अगर फेनोप्थलीन का टेस्ट करें, एसिड का, तो फेनोप्थलीन क्या हो जाएगा, यह रंगहीन कलरलेस हो जाएगा। जबकि बेस में यह क्या दे देगा, गुलाबी रंग दे देगा। फिर सी की अगर हम बात करें तो यह लिटमस पेपर है कि जो एसिड होता है नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है। और बेस जो है नीले लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। डी की अगर हम बात करें तो चाइना रोज को अगर हम एसिड में अगर डालें या एसिड एसिड की 2-3 बूंद अगर चाइना रोज पर अगर हम डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, तो गहरा गुलाबी हो जाएगा। और अगर बेस में अगर इसको हम लें तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर नोटेड रिगार्डिंग 4 मेटल पी क्यू आर एंड एस। पी क्यू आर और एस 4 धातुओं के संदर्भ में निम्न अवलोकन नोट किए गए हैं। क्या है अवलोकन, ये कि Q डिस्प्लेस P एंड S फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन। पहला ये अवलोकन है दोस्तों। फिर दूसरा हमारा अवलोकन क्या है, दूसरा हमारा अवलोकन है कि P और S को क्रमशः P डिस्प्लेस S एंड R फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन। तीसरा है हमारा कि S जो है, S डिस्प्लेस ओनली R फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है यहां पर क्या कि विच इज द सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल इसमें से कौन सा है, तो सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है यहां पर कौन सा है, तो वह है पी। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा, पी। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, यहां पर दिया गया है कि फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर नोटेड रिगार्डिंग 4 मेटल है यहाँ पर पी क्यू आर एस। फर्स्ट जो यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया वो यहाँ पर है कि क्यू जो है पी एंड एस को क्या कर देता है, उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। सेकंड है कि पी डिस्प्लेस एस एंड आर फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन। तो जाहिर सी बात है कि पी ज्यादा रिएक्ट, पहला अगर हम लोग देखें तो क्यू जो है दोस्तों पी एंड एस से क्या है, पी एंड एस से ज्यादा रिएक्टिव है, तभी वो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। दूसरा अगर हम देखें कि P डिस्प्लेसेस S एंड R, यानी P डिस्प्लेस कर रहा है S और R को, कि तो P जो है S और R से क्या होगा दोस्तों, ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, और S डिस्प्लेस ओनली R, यानी S जो है R से ज्यादा क्या हो जाएगा, रिएक्टिव होगा, तभी वो सॉल्ट सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पर Q हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पे कौन आएगा दोस्तों, सेकंड पर आएगा P। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, P। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अ कनकेव मिरर है and convex mirror are cut from same spherical glass ball, but the aperture of concave mirror is more than the aperture of convex mirror. What can be said about their focal length? बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण एक ही गोलीय कांच की गेंद से काटे गए, लेकिन अवतल दर्पण का द्वारक उत्तल दर्पण के द्वारक से अधिक है। उनकी फोकस दूरी के विषय में क्या कहा जा सकता है, तो उनकी फोकस दूरी के विषय में क्या कहा जा सकता है दोस्तों, राइट आंसर की अगर हम बात करें तो बोथ हैव सेम फोकल लेंथ होगा, यानी दोनों की समान फोकस दूरी होगी। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग साउंड वेव। ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि धीरे धीरे जो है क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ता जा रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन की तैयारी कर आपको क्या करना है दोस्तों, एग्जाम में जाना है। और ये सारे के सारे एनसीईआरटी से फैक्ट्स निकाल कर यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। इसलिए यूथ कंपटीशन का जो बुक है काफी इंपॉर्टेंट है। आपको इसको अच्छे एक एक प्रैक्टिस सेट जो मैं करा रहा हूं दोस्तों, आपको अच्छे से इसको एनालाइज करके इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। आपको अच्छे से देखकर इसको एग्जाम हॉल में जाना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है,
तो याद रखना है कि मानव वह ध्वनि सुन सकता है जिसकी 15,000 हर्ट्ज आवृत्ति है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि मानव जो है कौन सा ध्वनि सुन सकता है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज जो होता है वह मानव ध्वनि के लिए, मानव जो है उतने हर्ट्ज की ध्वनि को मानव क्या कर सकता है दोस्तों, सुन सकता है। और ये रेंज जो है 20,000 के अंतर्गत ही आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द मून। चंद्रमा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है कि पूर्णिमा पर चंद्रमा सूर्य और तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत दिया गया। जबकि चंद्रमा पर इंद्रधनुष नहीं देखा जा सकता, बिल्कुल सही है। किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा निम्न होता है, बिल्कुल सही है, 1/6 होता है वेट, याद रखना है। फिर है कि द पीरियड ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द मून आर ऑलमोस्ट सेम, यानी चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण की अवधि लगभग एक ही है। तो यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर है अभिकथन और कारण से रिलेटेड, यानी असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड। वाटर कैन बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर काउज्ड बाय शॉर्ट सर्किट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। कह रहा है कि किसी विद्युत सर्किट के लघु पतन से उत्पन्न आग को जल से बुझाया जा सकता है। तो यह बिल्कुल गलत है, जल से उसको नहीं बुझाया जाता। मिट्टी या बालू अगर हो तो उस पर डाल दीजिए, वो बुझ जाएगा। फिर रीजन यहाँ पर कि वाटर लोअर्स द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ बर्निंग मटेरियल। जल जो है ज्वलनशील सामग्री के ज्वलन ताप को कम कर देता है, ये रीजन दिया जा रहा है। तो 16 की अगर हम बात करें तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि ए सत्य है किंतु ए असत्य है किंतु आर क्या है, सत्य है। मैंने जैसा कि आपको बताया था दोस्तों कि यह गलत है। और ये जो होता है जल क्या आता है, ज्वलन सामग्री के ज्वलन ताप को क्या कर देता है, कम कर देता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्न में से कौन सा कथन सही है। S1 है कि अ सॉइल विथ हाई प्रोपोलेशन रेट हैज लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। उच्च अंतःस्रवण दर की मृदा की निम्न जल धारक क्षमता होती है। S2 है कि अ सॉइल विथ हाई प्रोपोलेशन रेट हैज लो एरेशन, यानी उच्च अंतःस्रवण दर की मृदा का निम्न वातन होता है। तो दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अगर हम बात करें इसका राइट आंसर ए सत्य है, यानी ए सत्य है और S2 क्या है दोस्तों, यहाँ पे गलत है। आप लोग इसको वीडियो को पॉज कर आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और जिस चैप्टर से रिलेटेड ये सवाल है उसको अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स अकर्स इन पेयर्स इन द ह्यूमन बीइंग। निम्न में से कौन सी ग्रंथियां मानवों में युग्म में पाई जाती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एड्रिनल और थायराइड, यानी अधिवृक्क और अवटु ग्रंथि यानी थायराइड जो ग्रंथि होता है वो युग्म में पाया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट है पीपल यूजुअली पुट अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड बिफोर पुटिंग अ हैवी लोड। दिस इज हेल्पफुल बिकॉज लोग प्रायः कपड़े का एक गोल टुकड़ा किसी भारी बोझ को अपने सिर पर उठाने से पहले रखते हैं। इससे मदद होती है क्योंकि, तो क्या मदद होता है, संपर्क क्षेत्र में वृद्धि करने से दाब क्या होता है, घटता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर हमारा एरिया बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर उस पर क्या लगेगा, कम लगेगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कि x इज चार्ज बाय y, इट इज फाउंड दैट x ऑब्टेन चार्ज ऑपोजिट टू दैट ऑफ y, द चार्जिंग प्रोसेस कुड हैव बीन। y द्वारा x को आवेशित किया जाता है। यह पाया गया कि x जो आवेश प्राप्त करता है वह y के विपरीत है। आवेशन का प्रक्रम हो सकता है। तो आवेशन का जो प्रक्रम है वो क्या हो सकता है, वह घर्षण या प्रेरण यानी फ्रिक्शन और इंडक्शन हो सकता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि द डिफरेंस इन आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज। एक तत्व के समस्थानिकों में अंतर है। तो एक तत्व का जो समस्थानिक है उसमें क्या अंतर पाया जाता है, तो उनका जो होता है मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या अलग होता है, ठीक है। लेकिन परमाणु संख्या जो होता है दोस्तों, परमाणु संख्या क्या होता है उनका सेम होता है, याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन बोथ आयोनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। निम्नलिखित यौगिकों में से किस एक में आयोनिक एवं सहसंयोजक बंध दोनों होता है। तो किसमें होता है, सभी को मालूम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यह है अमोनियम क्लोराइड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अमोनियम क्लोराइड का फुल
रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, तो NH4Cl। नेक्स्ट है द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम 235 डिके इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू एन आइसोटोप, ये क्या है दोस्तों, Pb 207। द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड टू दिस प्रोसेस विल बी, यूरेनियम 235 का समस्थानिक का कुछ चरणों में Pb 207 Pb समस्थानिकों में क्षयित हो जाता है। इस प्रक्रम में कणों का समूह उत्सर्जित होगा। तो क्या उत्सर्जित होगा इसमें, राइट आंसर हो जाएगा 23 का 7 अल्फा कण और 4 बीटा कण इससे निकलेंगे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज हाउ मेनी टाइम्स द चार्ज ऑन प्रोटॉन, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का कितना गुना होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी 2 टाइम्स होता है, यानी दोगुना होता है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज, द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो यह इकाई कितना होता है, तो 25 नंबर की अगर बात करें तो यह होता है पर मोल लीटर पर टाइम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट किरचॉफ्स इक्वेशन करेक्टली, निम्न समीकरणों में से कौन सी किरचॉफ समीकरण को सही प्रदर्शित नहीं करता है। 26 का राइट आंसर क्या होगा, 26 का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि द रिएक्शन H2 plus Cl to 2HCl टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू, H2 plus Cl to 2HCl अभिक्रिया होती है। तो यह कौन सी अभिक्रिया होती है, तो यह है गैर लुसैक के संयोजक आयतन संबंधी नियम के अनुसार, यानी गैर लुसैक लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन वॉल्यूम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एस्टर, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अम्लीय प्रबलता किसमें है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय प्रबलता किसमें है, तो यह है HClO4 में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अमॉन्ग द हैलाइड्स ऑफ सिल्वर द वन विथ लोवेस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज, सिल्वर हाइलाइटों में न्यूनतम जलीय घुलनशीलता वाला है। तो यह कौन सा है, तो यह है AgI, यानी सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है केमिकल कॉम्पोजिशन पर्ल इज, पर्ल का रासायनिक संयोजक कौन है, तो पर्ल का रासायनिक संयोजक कौन होता है, तो यह होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3। द आइपक नॉमिनिक्लेचर द कंपाउंड इज नेम्ड एज, ये पूछा जा रहा है नॉमिनिक्लेचर आपसे, इसका नाम क्या है आपको बताना है। तो इसका नाम मैं बता दे रहा हूं, आप लोग इसे घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इसमें है राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी वर्गीकी के पिता किन्हें कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हेलाइन कैप ऑफ सूडोपोडियम ऑफ अमीबा इज मेड अप, अमीबा के सूडोपोडियम के कच्छाब गोपक का निर्माण होता है। तो बायोलॉजी के नाम थोड़ा अटपटा है दोस्तों, आप इसको इंग्लिश में ही कीजिएगा, हिंदी पर मत जाइएगा, ठीक है। 33 का राइट आंसर क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्टोप्लाज्म कहलाता है ये। नेक्स्ट है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका हैज, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में होती है। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है संकुचित धान्य जो होता है, यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है, इसमें एब्सेंट होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। तो याद रखना है कौन सा इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरेला। क्लोरेला जो है वह प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है, जबकि जीवाणु, माइकोप्लाज्मा और नॉस्टॉक ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है, तो सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा होता है, तो यह है लैंप ब्रूस गुणसूत्र, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये सभी सभी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, एनसीईआरटी से कलेक्ट करके दिए गए हैं, तो आपको अच्छे से कवर कर लेना है। हालांकि मैं इसका सॉल्यूशन टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप आसानी से इसको रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रो फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए मॉलिक्यूल्स इज, आरएनए से डीएनए अणु के अनुलेखन में सम्मिलित रो तत्व होता है। तो यह रो तत्व कौन सा होता है, तो यह होता है प्रोटीन, राइट आंसर हो जाएगा 37 का डी। इन मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स विल बी प्रेजेंट,
मेंडल के द्विसंकरण क्रॉस में कितने प्रकार के जीन प्रारूप तथा लक्षण होंगे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्रमशः 9 और 4। 9 होंगे जो वो होंगे जीनोटाइप, और फेनोटाइप कितना होगा? तो ये होगा 4। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई बर्ड एंड बैट्स आर। तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसे हैं? तो तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख, ये पूछा जा रहा है कि होमोलोगस ऑर्गन है, एनोलोगस ऑर्गन है, अनरिलेटेड ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो याद रखना इसका राइट आंसर 39 का क्या हो जाएगा? तो ये है एनालोगस ऑर्गन। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लीवर परफॉर्म्स सेवरल फंक्शन, वन ऑफ दीज फंक्शन इज। यकृत कई कार्य करता है, इनमें से एक कार्य है हिस्टोलाइसिस, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोजेनेसिस, फिर मेंटेन सॉल्ट बैलेंस यानी लवण संतुलन बनाए रखना है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ग्लाइकोलाइसिस। राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी। द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज इन द सेल। कोशिका में क्रेब्स चक्र का स्थल कौन सा है? तो क्रेब्स साइकिल की घटना कहां पर होती है? तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में यानी सूत्र कणिका में यह होता है। राइट आंसर हो जाएगा 41 का सी। नेक्स्ट है डिसएसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र होता है, तो यह कैसा होता है दोस्तों? तो यह होता है अवग्रहीय यानी सिग्मोइड होता है यह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। द रीऑब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर टुगेदर अगर्स इन। जल तथा Na+ का पुनर्अवशोषण एक साथ होता है, तो यह किसमें होता है? तो यह होता है डीसीटी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स। कॉर्पस कैलोसम जोड़ता है, तो यह किसको जोड़ेगा दोस्तों? तो याद रखना है टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को यानी दो प्रमस्तिष्क गोलार्धों को यह जोड़ता है। नेक्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी FSH इज प्रोड्यूस्ड बाय। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उत्पन्न होता है, तो यह उत्पन्न जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी अग्र पीयूष ग्रंथि से यह उत्पन्न होता है। कौन सा हार्मोन? याद रखना है FSH। नेक्स्ट है कि द रीजन वेयर स्पर्म्स इंटर द ओवम इज कॉल्ड। अंडाणु का वह स्थान जहां से शुक्राणु प्रवेश करता है कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है? राइट आंसर की बात करें तो यह कहलाता है रिसेप्शन 1 यानी रिसेप्शन कोन के द्वारा जो है शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है। नेक्स्ट है हिस्टोन्स हैव 20 to 30%। तो हिस्टोन में 20 से 30% होता है, तो इसमें क्या होता है? तो याद रखना है इसमें होता है आर्जिनिन एंड लाइसिन, इसमें होता है 20 से 30% तक। नेक्स्ट है इन हनी बी कॉलोनी ड्रोन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द। मधुमक्खी कॉलोनी में ड्रोन की उत्पत्ति होती है, तो यह जो होता है दोस्तों वह अनफर्टिलाइज एग यानी अनिश्चित अंडे से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स भरना इसमें। इज द इंटरैक्शन इन विच वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। एक पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न हानि होता है न लाभ होता है, तो यह कौन सा, यह संबंध कैसा कहलाता है? तो यह संबंध कहलाता है कॉम्युनलिज्म यानी सहभोजिता, यह संबंध कहलाता है। नेक्स्ट है अपोप्टोसिस इज। अपोप्टोसिस है, राइट आंसर की बात करें तो यह है प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल यानी कोशिका की कार्यक्रमबद्ध मृत्यु, यह कहलाता है अपोप्टोसिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्वेटिव फोर्स। निम्न में से कौन सा संरक्षी बल है? तो कौन सा संरक्षी बल है आपसे पूछा जा रहा है। 51 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह एक कंजर्वेटिव फोर्स है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि अ लिफ्ट वेटिंग कितना है? 1000 kg इज मूविंग अपवर्ड विद द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द टेंशन इन द सस्पेंशन केबल इज। एक 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की लिफ्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर चलती है। इसके सहायक केबिल में तनाव होगा, तो कितना तनाव इसमें होगा? 52 का राइट आंसर हो जाएगा 10,800 न्यूटन का तनाव इसमें होगा। दोस्तों आपको इसे घर पे अच्छे से इस न्यूमेरिकल को ट्राई करना है। नेक्स्ट है कि द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग एलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड। वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से गतिमान कण का कोणीय त्वरण होता है, तो कोणीय त्वरण इसका क्या होगा दोस्तों?
राइट आंसर इसका हो जाएगा शून्य, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 53 का। नेक्स्ट है कि फॉर एन रिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, किसी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए निकाय के एंट्रोपी का मान क्या होता है। तो इसका जो मान होता है सदैव बढ़ता है, यानी ऑलवेज इंक्रीजेज हो जाएगा। फिर कि अ गिवन सिस्टम अंडरगोज अ चेंज इन विच द वर्क डन बाय द सिस्टम इक्वल्स द डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, द सिस्टम मस्ट हैव अंडरगोन एन। एक निकाय में परिवर्तन इस प्रकार होता है कि निकाय द्वारा किया गया कार्य इसकी आंतरिक ऊर्जा में हुई कमी के बराबर है। निकाय में परिवर्तन होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए इसमें परिवर्तन, एडियाबेटिक चेंज होना चाहिए इसमें, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिकम्स, रुद्रांश प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हो जाता है। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। 56 का राइट आंसर क्या होगा, सी। वेन अ मेटल रॉड इज हीटेड इट एक्सपेंड बिकॉज, जब एक धातु की छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है, क्योंकि इसका प्रसार क्यों होता है, तो द डिस्टेंस बिटवीन इट्स एटम इंक्रीज, इनके परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ने से जब किसी हम धातु के छड़ को गर्म करते हैं तो इसका प्रसार होता है। नेक्स्ट है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, एक सरल आवर्त गति करने वाले कण की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कितना होता है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है k/2 x - a का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है कि द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज x 5 sin 0.2 पाई t प्लस 0.5 पाई, द टाइम पीरियड ऑफ पार्टिकल इज। इसे आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा दोस्तों, सॉल्यूशन मैंने इसका दे रखा है, हालांकि आपको सबसे पहले क्या करना है, खुद से अटेम्प्ट लेना है। सरल आवर्त गतिकी करते समय कण के दोलन का विस्थापन समीकरण ये दिया हुआ है, कण का दोलन काल आपसे पूछा जा रहा है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी इन वैक्यूम विल बी। तो इसका बोल रहा है कि वेलोसिटी वैक्यूम में कितना होगा साउंड का, तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल ही नहीं करता है तो उसमें गति कहां से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा असत्य है। जोन प्लेट हैज मेनी फोसाई, यानी जोन प्लेट बहुत फोकस होते हैं। जोन प्लेट इज सिमिलर टू कन्वेक्स लेंस, जोन प्लेट उत्तल लेंस के समान है। फोकल लेंथ ऑफ जोन प्लेट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, जोन प्लेट की फोकस दूरी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 61 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन का चयन करें। तो सही कथन इसमें कौन सा है कि डबल रिफ्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली इन कैल्साइट क्रिस्टल, यानी द्वि अपवर्तन केवल कैल्साइट क्रिस्टल में संभव है, यह स्टेटमेंट इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वार्टर वेव प्लेट प्रोड्यूस अ फेज डिफरेंस ऑफ, 1/4 तरंग प्लेट के लिए कालांतर का मान है, इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा सी, यानी π/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पॉपुलेशन इनवर्सन बिटवीन एनर्जी स्टेट्स इन अ रूबी लेजर इज अचीव्ड थ्रू, एक रूबी लेजर में ऊर्जा स्तरों के मध्य जनसंख्या प्रतिलोमन प्राप्त किया जाता है, किसके द्वारा। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल पंपिंग, यानी प्रकाशित पंपिंग के द्वारा। नेक्स्ट है कि इन अ सीरीज LCR सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस R C and L इज 10 वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ अप्लाइड EMF, क्या होगा। एक श्रेणी LCR परिपथ में R C and L प्रत्येक पर विभवांतर 10 वोल्ट है, प्रयुक्त विद्युत वाहक बल का मान होगा, तो विद्युत वाहक बल का मान इसमें कितना होगा 65 का राइट आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। नेक्स्ट है कि द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ऑल द अल्कली मेटल्स इन अनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया इज, सभी क्षार धातुओं के निर्जलीय द्रव अमोनिया में तनु विलयन होते हैं।
तो तनु विलियन कैसा होता है इसमें, 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह होता है पारामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m at distance r from center on the equatorial line is given by। चुंबकीय आघूर्ण m के सूक्ष्म चुंबकीय ध्रुव द्विध्रुव के कारण समद्विभाजक रेखा पर केंद्र से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यह कितना होता है, 67 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 67 का राइट आंसर हो जाएगा μ/4π × m/r3। मटेरियल, ये सब सभी के सभी कहाँ के चैप्टर, ये जो है 11 12 क्या जो एनसीईआरटी है दोस्तों फिजिक्स का, उसको आपको अच्छे से कवर करके जाना है। ये 12 का ये चैप्टर है मैग्नेटिज्म, उससे यहाँ पर सवाल उठाकर दिया गया। 12 में एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो मैग्नेटिज्म एक चैप्टर आएगा, वहां से आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल हैविंग लो रिटेंटिविटी इज सुटेबल फॉर द मेकिंग। कम प्रतिधारिता यानी धारणशीलता वाला पदार्थ किस प्रकार की चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त है। तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा टेम्पोररी मैग्नेट यानी अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है कि द एक्सरे ट्यूब इज ऑपरेट एट 50 किलो वोल्ट, द मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस विल बी। एक एक्सरे किरण 50 किलो वोल्ट पर कार्य कर रही है, इसके द्वारा उत्पन्न न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होगी। तो राइट आंसर कितना होगा, 0.25 एंगस्ट्रॉम होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि रमन इफेक्ट इज द ऑप्टिकल एनालॉग ऑफ। रमन प्रभाव प्रकाशीय समानता रखता है, तो किसके कौन सा प्रकाशीय समानता ये रखता है रमन, ये होगा कॉम्पटन इफेक्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है कि अ वायरस इज मेड ऑफ, विषाणु बना होता है। तो विषाणु जो बना होता है वह किससे बना होता है, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन एंड डीएनए एंड आरएनए, दोनों से यह तीनों से मिलकर ये क्या होता है, बना होता है। किसी किसी में डीएनए रहता है, किसी किसी में आरएनए रहता है, किसी किसी में दोनों रहता है। ठीक है, याद रखना है। विच वन इज फाउंड इन इंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया नॉट इन वेजिटेटिव सेल। कौन बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में पाया जाता है जबकि काई कोशिका में नहीं पाया जाता है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा पिकोलिनिक एसिड यानी डिपिकोलिनिक एसिड जो है इसमें होता है दोस्तों। नेक्स्ट है ब्रांच्ड कोनी डायोफोरस इज फाउंड इन। शाखित ब्रांच्ड कोनिडियोफोर इज फाउंड इन यानी शाखित कोनिडियोफोर पाए जाते हैं। तो यह कहां पर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है पेनिसिलियम में। नेक्स्ट है क्वाड्रिफ्लैजिलेट कंडीशन ऑफ जूस स्पोर्स इज फाउंड इन। चतुर्क कसाबीय जल बीजाणु यानी जूस्पोर अवस्था पाई जाती है। तो यह जो पाया जाता है यह यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि द स्टेन ओरेसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द थैलस ऑफ। ओरेसिन स्टेन खाली स्थान के थैलस से प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है रोसेला प्रजाति से यानी रोसेला स्पीसीज से यह प्राप्त किया जाता है। नर्स सेल आर फाउंड इन। नर्स कोशिका किसमें पाई जाती है, तो नर्स जो कोशिका है दोस्तों वह रिकीशिया में पाया जाता है। रिकीशिया में पाया जाता है नर्स सेल। नेक्स्ट है कि द सोरस ऑफ ड्रायोप्टेरिस इज यानी ड्रायोप्टेरिस का सोरस है। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा मिक्स्ड टाइप यानी मिश्रित प्रकार का। नेक्स्ट है ग्रिंडलिंग लीफ ट्रेसेज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्टेम। पर्ण मेखला अनुपत किसके तने की विशेषता है, तो यह किसके तने की विशेषता है, तो साइकस के तने की विशेषता है। नेक्स्ट है अ फोसाइल वेयर नो ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इज कॉल्ड। वह जीवाश्म जिसमें जीव का कोई कार्बनिक पदार्थ मौजूद नहीं होता है कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, यह कहलाता है पेट्रिफिकेशन। जी, और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों कि अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उत्तल दर्पण में वस्तु की बड़ी हुई छवि बनती है। तो यह कब बनता है, तो यह बनता है फॉर नो वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वस्तु दूरी के किसी भी मान के लिए जो है उसमें वस्तु की बड़ी इनलार्ज इमेज नहीं बनता है। यानी अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म एन इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर नो वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु दूरी के किसी भी मान के लिए नहीं बनता है इसका इनलार्ज इमेज। याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं दोस्तों। तो और अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।